तो वॉल्यूम में जो तब्दीली आ रही होगी दैट इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन, कि फॉर्मेशन के बगैर। तो जी बेटे ये हमारे पास होगी डिफॉर्मेशन इसकी। सॉरी फॉर दैट। बेटे दोबारा से देखिएगा जरा। तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले कि अगर किसी बॉडी पर स्ट्रेस लगाते हैं, स्ट्रेस का मतलब क्या होता है कि फोर्स लगाने से, किसी एरिया पर फोर्स लगाने से जो बॉडी में वेरिएशन आती है उसको आप स्ट्रेस बोल देते हैं। स्ट्रेस का मीनिंग ये लेना है आपने। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पहली बात कौन सी याद रखनी है? डिफॉर्मेशन। व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी इट प्रोड्यूसेस चेंज। डिफॉर्मेशन की जगह पे क्या लिख सकते हैं? चेंज भी लिख सकते हैं, वेरिएशन भी लिख सकते हैं। वेरिएशन भी लिख सकते हैं इसकी जगह पे। वेरिएशन किसमें? लेंथ में, वॉल्यूम में और शेप में। इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन, इज कॉल्ड डिफॉर्मेशन। तो डिफॉर्मेशन का मतलब ही हमारा क्या होता है? चेंज होता है। अच्छा बेटा उसके बाद देखिए पहली एग्जांपल कौन सी है? रबर बॉल की। ये एक आपके पास बॉल है, इस पर क्या लगा रहे हैं आप? फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स लगाने से क्या होगा इस बॉल के ऊपर? आपने इसके साइज को थोड़ा सा श्रिंक कर दिया है और फोर्स रिमूव करने के बाद ये बॉडी क्या कर सकती है? दोबारा नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है। तो इस तरह से ये चीज क्या कहलाती है? इसकी डिफॉर्मेशन कहलाती है। सेंटर स्टेप इसका डिफॉर्मेशन होगा। क्या आपने इसके थोड़ा सा वॉल्यूम चेंज कर दिया है, इसकी शेप को ऑलमोस्ट उस तरह किसी में वॉल्यूम को हम कम कर रहे होते हैं, ये क्या कहलाएगी? आपकी डिफॉर्मेशन कहलाती है। ये पहली एग्जांपल रबर बॉल की याद रखनी है। अच्छा बेटे इसके अंदर डिफाइन क्लियर हो गया आपको कि जब किसी बॉडी पर स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, स्ट्रेस की वजह से बॉडी की लेंथ में, उसके वॉल्यूम में या उसकी शेप में वेरिएशन या चेंज आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द डिफॉर्मेशन। पहली एग्जांपल कौन सी लेनी है आपने? रबर बॉल की एग्जांपल लेनी है। तो रबर बॉल के ऊपर जब फोर्स अप्लाई करेंगे उसका साइज क्या हो जाएगा? श्रिंक हो जाएगा। इस तरह का मतलब क्या? श्रिंक बड़ा सुकड़ना होता है। तो इस तरह का जो प्रोसेस होगा इसको हम क्या कह देते हैं? फर्स्ट एग्जांपल है डिफॉर्मेशन की। ओरिजिनल शेप ये डिफॉर्म्ड हो गया। इसको मैं लिख देता हूं ताकि आपको याद रहे। इसको क्या कहेंगे? ये डिफॉर्म्ड है और ये दोबारा क्या हो जाएगी? आपकी ओरिजिनल शेप बन जाती है। इसको हम कहते हैं डिफॉर्मेशन। सेकंड बड़े एग्जांपल भी देखिएगा साथ इसके। सेकंड एग्जांपल कौन सी है? एक रबर स्ट्रिंग ले लें। रबर स्ट्रिंग ले लें आप यहां से। ये बेटे इसकी ओरिजिनल शेप इस तरह की है, स्ट्रिंग की, रबर की बनी हुई है। इसमें आप इस पर क्या लगा रहे हैं? फोर्स। जब आप इस पर फोर्स अप्लाई कर देते हैं, इसकी लेंथ में कितना इजाफा हो जाता है? से दैट इतना यहां से हुआ, इतना इधर से, डेल्टा एक्स चेंज आ गया। तो ये क्या होगी? इसकी ओरिजिनल होगी। ये क्या होगी? इसका ओरिजिनल। और ये शेप कौन सी होगी? इसकी डिफॉर्म हो गई और दोबारा स्ट्रेस रिमूव करने से किस में चली जाएगी? ओरिजिनल पोजीशन में। इस चीज को कहते हैं डिफॉर्मेशन। क्या बेटे आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर नॉर्मल तौर पर ये फोर्स लगाते हैं इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, कि इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर फोर्स लगानी है। फोर्स के बाद बेटा दोबारा जब आप बॉडी को रिटेन कर लेती है ओरिजिनल पोजीशन, वो इलास्टिक कहलाते हैं। वो इसके बाद टॉपिक शुरू होगा। फिलहाल अभी इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप चलेंगे कि अगर बेटे देखिएगा ये इसकी ओरिजिनल शेप है, इस पर फोर्स लगा दिया आपने। इधर भी फोर्स कैसे लगाया आपने? आउटवर्ड डायरेक्शन में। इधर भी फोर्स कैसे लगा दिया आपने? आउटवर्ड डायरेक्शन में। दोनों साइड से आपने आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या लगा देते हैं? फोर्स लगाते हैं। उस फोर्स के लगाने से क्या होगा? इसकी लेंथ में इजाफा हो जाता है। तो ये मटेरियल क्या कहलाएगा? डिफॉर्म्ड मटेरियल। और याद रखिएगा फोर्स इज नॉट टू ग्रेट,
मतलब फोर्स बहुत ज़्यादा नहीं लगानी कि ये स्प्रिंग टूट जाए आपकी, तो फोर्स एक लिमिट होती है, उसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, उसके अंदर अंदर आपने फोर्स लगानी है ताकि बॉडी दोबारा भी अपनी फॉर्म को गेन कर सके। तो बेटे ये हमारे पास एग्जांपल्स। अब यहाँ से टॉपिक आपका थोड़ा सा ट्रिकी है, हर बच्चा ज़रा गौर करेगा। कुछ क्वेश्चन कल आ रहे थे, उनके मैं उम्मीद करूँगा इसी लेक्चर में आंसर क्लियर हो जाएंगे। जी बेटे बिलाल, इसके अंदर सिंपल सी बात है कि अगर आपने बॉल लिया, बॉल पे आप क्या लगाते हैं फोर्स, वो बॉल क्या हो जाती है, स्क्वीज हो जाती है, सुकड़ जाती है। उस बॉल के स्क्वीज होने को कहते हैं डिफॉर्मेशन। अगर एक स्प्रिंग ली थी प्लास्टिक की या रबर की, आपने उसको आपने स्ट्रेच कर दिया, एक फोर्स लगाई इलास्टिक लिमिट के अंदर अंदर, उसको स्ट्रेच कर दिया, और वो स्ट्रेच फॉर्म क्या कहलाएगी, उसकी डिफॉर्म कहलाती है। डिफॉर्म का मतलब ही उसके अंदर चेंज हो रहा होता है, उसकी बॉडी की शेप के अंदर। हमने दो डिफॉर्मेशन देखी, एक इसमें देखी लेंथ के अंदर और दूसरी किसमें देखी थी हमने, वॉल्यूम के अंदर। ये दो डिफॉर्मेशन थी हमारे पास। सेकंड बेटे देखें क्रिस्टलाइन सॉलिड, कल का लेक्चर यहां से शुरू हो गया। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेटे ये इंपॉर्टेंट 3 लेक्चर है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है ये बार बार हमारे पास आने चैप्टर के अंदर, हमने बार बार ये चीजें पढ़नी है। हर स्टूडेंट डिटेक्टिव देखिएगा बेटा। थ्योरी फिलहाल तो लिखवाई नहीं जा सकती क्योंकि ये व्हाइट बोर्ड भी एक छोटा है हमारा, और दूसरा ये है कि हमारे पास ऑनलाइन क्लास के अंदर बेटे बड़ा डिफरेंस होता है। फिजिकल तौर पर हम थ्योरी लिखवा देते हैं, ऑनलाइन में बड़ा मसला होता है। जी बेटे ये रबर स्ट्रिंग वाली एग्जांपल दोनों बॉल की भी है और स्ट्रिंग वाली दोनों टेक्स्ट बुक में मौजूद है। ये एग्जांपल परेशान ना बेटे, बुक में मौजूद है एग्जांपल, थ्योरी वहां पे मौजूद है। अच्छा बेटे देखिएगा नेक्स्ट हमारे पास इसके अंदर आएंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, उसको हमें देखना है कि डिफॉर्मेशन की क्रिस्टलाइन सॉलिड हेडिंग हो गई। ये बेटे बातें बहुत जरूरी हैं, कल के क्वेश्चन के आंसर किसी को मौजूद है आपके। डिफॉर्मेशन in crystalline solid, deformation in crystalline solids। अच्छा स्टूडेंट, इसके अंदर बेटे जरा गौर करना है जब आपने कि किसी भी केस के अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में आप जानते हैं कि इसमें एक पीरियोडिक रेपिटेशन होती है यूनिट सेल की, और वो यूनिट सेल मिलकर आगे क्या बनाते हैं, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको आप क्रिस्टल लैटिस भी कहते हैं। कल भी क्वेश्चन आया था, मैंने कल भी इसका आंसर किया था। उसी बेटे चीज को आज आपने पढ़ना है। इसके अंदर क्रिस्टलाइन सॉलिड होते किस तरह के है, उसकी एग्जांपल मैंने कल भी दी थी आपके पास। फॉर एग्जांपल बेटे NaCl का एक स्ट्रक्चर है, इस तरह का। पहले यूनिट सेल ले लो आप, और यूनिट सेल को क्या कर देते हैं, रेपिटेशन। इस तरह से ये यूनिट सेल यहाँ पे प्लॉट कर दिया आपने, ठीक है जी। इसके आगे भी यूनिट सेल प्लॉट कर देंगे। इस तरह यूनिट सेल बार बार रिपीट होकर एक स्ट्रक्चर बनना शुरू कर देते, दैट इज कॉल्ड हमारे पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। अब इसके अंदर बेटा याद रखना है कि जो इसके साथ कोई और भी एक लगा होगा, डेफिनेटली यहाँ पे एक और अटैच कर देते हैं हम इसके साथ ही। ये एक और मौजूद है, ये एक बॉक्स इधर भी मौजूद है आपके पास बेटे, यहाँ पे इस तरह से आप देख सकते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, आगे रिपीट हो रहा है। जो भी स्ट्रक्चर आपका रिपीट होता है, रिपीट होने के बाद सिमिलर बिहेवियर शो करता है। इरफान सर, इरफान सर, सर एक मिनट, ये सर मीटिंग मीटिंग आइडिया आ गया, इस तरह का शो कर कनेक्टिंग ऑप्शन दे रहा हूं। मीटिंग एंड में से टाइम होता है सर, नहीं खुद ही एंड में ये सब कुछ भी हुआ है, खुद ही हुआ सर, ऐसे ही आ गया पर्सनल मीटिंग आईडी। नेट कनेक्शन और नेट एरर आ रहा है सर। नेट की बात क्लिक कर रही है। हेलो हेलो, कौन से टीचर है?
अच्छा चलो नंबर 7 मैं करता हूँ जा रहा हूँ इसकी वायर जो नहीं थी नहीं सर, वायर तो कनेक्ट ब्लिंक कर भी रही। लाग देते हैं सर, तो नीचे आ रहा है ना, एरर का ऑप्शन आ रहा है, ये देखो येलो कलर नो नेट वेरिएशन। कल तार लाग देता सर, ब्लिंक तक कर देना सर। बच्चे ने पीछे अपनी खिचड़ी गई हुई है वहाँ से कटते हैं सर भाई को लाग रहा तो फिर दाम देखा नहीं वो नेट की वजह से कनेक्ट नहीं होगा कल भी इन्होंने मैं ਉਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਉਹਦਾ ਪਿਛਲਾ ਦਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਸੀ ਉਹਦਾ ਲੈਕਚਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਨੈਟ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ वीडियो खोल के बैठे अस्सलाम वालेकुम। चलो नेट कर दिया सर, नेट आपने बंद किया कर दो शुरू से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटे, आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटे, मैं बात कर रहा था मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के अंदर डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटे। इसकी मदद के साथ हम आगे और लेक्चर क्लास में समझ सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर सबसे पहले मैंने कल भी बताया था आपको कि क्रिस्टल लैटिस क्या चीज़ होती है। क्रिस्टल लैटिस बनाने के लिए ना एक यूनिट सेल, ये जो चीज़ इसको यूनिट सेल बोलते हैं, इसके अंदर यूनिट सेल होता है और यूनिट सेल अगर बार बार रिपीट होना शुरू हो जाता है, जो चीज़ मिलती है दैट इज कॉल्ड द क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस बन चुका है। इसमें देखिए पीरियोडिक अरेंजमेंट होती है, सारे एटम या यूनिट सेल एक पीरियोडिक अरेंजमेंट दे रहे होते हैं, ये आपका मिलकर क्या बनता है, क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो बेटे यहाँ से आपने बात बड़ी गौर से सुननी है और इसको जरा देखिएगा, डिफॉर्मेशन इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आज यहाँ से नेक्स्ट बात हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। इसके अंदर ये एटम या मॉलिक्यूल एक खास जगह पे फिक्स होते हैं, इनके दरमियान होती हैं हमारे पास इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्सेज मौजूद होती हैं। एक इंट्रा होती है बेटे, एक होती है इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स। दोनों में केमिस्ट्री में फ़र्क तो आप समझते होंगे कि इंटर का मतलब क्या होता है कि जो उसके अंदर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेज मौजूद होती हैं, तो वो कौन सी होती हैं, इंटर एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। और दूसरी कौन सी होती हैं, इंट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो एक मॉलिक्यूल के एटम्स होते हैं, उन एटम के अंदर जो मौजूद फोर्स होती है वो कौन सी होती है आपके पास, इंट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं, जो उन एटम्स को बाइंड किए रखती हैं, वो इंट्रा एटॉमिक होगी। जो हमारे पास क्या होती हैं, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान होती है, तो वो कौन सी होती है आपके पास, उसे हम बोल देते हैं इंटर। तो देखिएगा जरा डिफॉर्मेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड कि ये जो हमारे मॉलिक्यूल पड़े हुए हैं, इनके दरमियान एक कोहेसिव फोर्स होती है। वो कौन सी होती है, इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स होती है, जिसने मॉलिक्यूलों को जोड़ा होता है, इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स।
जो मालिक्यूल के दरमियान होती है, उनके एटम के दरमियान नहीं, जो उनके एटम के दरमियान होती है वो कौन सी होती है आपकी बेटे, वो कौन सी होती है आपकी, उसके हम कौन से कहते हैं, जो एटम के दरमियान होगी वो इंट्रा होती है, जो मालिक्यूल की दूसरे एक मालिक्यूल है, दूसरा मालिक्यूल है, तीसरा, इन मालिक्यूल के दरमियान कौन सी होती है, इंटर एटॉमिक मालिक्यूलर फोर्सेस होती है। उन्होंने उनको जोड़ के रखा होता है, उन्होंने उनको जोड़ के रखा होता है, जैसे वो जोड़ते हैं, मैं यहाँ से पकड़कर एक मालिक्यूल को खींच देता हूँ। बेटा जरा गौर करना बात को, ये मेरे पास एक फर्ज कर लें, जस्ट इमेजिनेशन आप, चलिए मैं इसे ऐसे ले लेता हूँ। ये बेटा देखिएगा, ये मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसमें ये सारे यूनिट सेल रिपीट होकर एक आपको वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर दे रहे हैं। अब देखना है बेटे, इसके अंदर आपके पास इस मालिक्यूल की इसके दरमियान होगी, वो भी कौन सी होती, इंटर एटॉमिक मालिक्यूलर फोर्स, इसके दरमियान वो भी कौन सी होगी, इंटर एटॉमिक मालिक्यूलर फोर्स, इनके दरमियान भी क्या होगी, इंटर एटॉमिक मालिक्यूलर फोर्स। जो इन मालिक्यूल को आपस में जोड़े रखती है वो क्या कहलाती है, इंटर एटॉमिक मालिक्यूलर फोर्स, या उसको कोहेसिव फोर्स भी आप कह सकते हैं। अगर आप इस एटम को थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेते हैं, ये सारी इनकी एवरेज पोजीशन है, यहाँ ये पड़े हुए होते हैं, इस पोजीशन को क्या कहते हैं, एवरेज पोजीशन या मीन पोजीशन कह सकते हैं। इनके दरमियान ये जी एटम मौजूद होते हैं, ये एवरेज पोजीशन जो कौन सी होती है, इनकी मीन पोजीशन होती है। बेटे आप एक एटम के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ये इमेजिनेशन जस्ट देने लगा हूँ, ओवरऑल तो हम सारे एटम पे फोर्स लगा देते हैं, लेकिन फिलहाल हम सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं। अगर इस एटम पे फोर्स लगाते हैं, थोड़ा सा इसको क्या कर देते हैं, स्ट्रेच, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया है आपका। मैं बाकी नहीं बेटा ड्रा कर रहा, सिर्फ मैं इसकी जगह पे रिप्लेस करता हूँ। इसकी कौन सी थी, ओरिजिनल शक्ल थी, आपने इसको खींच कर कहाँ पे ले गए, इस पोजीशन पर, इस तरह से। अब जितना ये मालिक्यूल अपनी ओरिजिनल पोजीशन से डिस्प्लेस हुआ है, इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो जाती है। जैसे ये स्ट्रक्चर था आपके पास, इस स्ट्रक्चर के अंदर इस एटम को मैंने यहाँ मालिक्यूल को स्ट्रेच कर दिया, इससे खींच लिया, समझाने के लिए आप लोगों को। अब ये कहाँ से डिस्प्लेस हो गया, मेन पोजीशन पे डिस्प्लेस हो रहा है। इसके अंदर क्या हो जाएगी, यहाँ से इसको हमने स्ट्रेच कर दिया है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को स्ट्रेच करने से मतलब ये होगा कि उन एटम की या मालिक्यूलों की इक्विलिब्रियम पोजीशन से थोड़ा सा उनकी जगह को हिला देना, थोड़ा सा जगह को उनको चेंज कर देना। ये इनकी ओरिजिनल पोजीशन थी। जब आपने उस मटेरियल को स्ट्रेच कर देते हैं, स्ट्रेच करने से उनकी ओरिजिनल पोजीशन को डिफॉर्म कर देते हैं, इस तरह से इसमें भी हमने क्या लेकर आ गए हैं, चेंज। तो वो इसमें एनर्जी कुछ स्टोर होगी जो आपने उसके ऊपर अप्लाई की होती है, तो ये क्या हो गई, डिफॉर्मेशन हो गई है। किसकी डिफॉर्मेशन हो गई, क्रिस्टलाइन की। क्रिस्टलाइन में एटम किस में होते हैं, पीरियोडिक अरेंजमेंट में, लेकिन उस पीरियोडिक अरेंजमेंट के अंदर थोड़ा सा हम चेंज लेकर आ सकते हैं। कैसे ले जाते हैं कि उनको उस पॉइंट से थोड़ा सा पकड़कर खींच लेते हैं, खींचने से पोस्टर पोजिशन थोड़े से हट जाते हैं। इस तरह से आपने उनके अंदर एक स्ट्रेच को प्रोड्यूस कर दिया है, इसको खींच लेते हैं। अगर तो बेटे इस स्ट्रेच को हम रिमूव कर देते हैं और मटीरियल दोबारा किस में चला जाता है, ओरिजिनल शेप में चला जाता है, तो वो लिमिट क्या होगी, इलास्टिक लिमिट। देखिएगा जरा यहाँ से, तो ये क्रिस्टलाइन लैटिस का स्ट्रक्चर है कि अगर हमारे एटम या मॉलिक्यूल रिपीट होना शुरू हो जाए, इस तरह का स्ट्रक्चर ग्रो होना शुरू हो जाए, तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, और ये यूनिट सेल होते हैं, यूनिट सेल मिलकर ये क्रिस्टल लैटिस बना देते हैं। और इनके ऊपर ये जो डॉट्स होते हैं, इनको कहते हैं क्रिस्टल पॉइंट्स कहते हैं। ये वाले ये परमिटिव भी होते हैं, नॉन परमिटिव भी होते हैं, लेकिन वो आपके कोर्स कंटेंट में नहीं है, फिलहाल यहाँ तक आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब बेटे इस तरह से आपने इसमें क्या चीज पैदा कर दी है, डिफॉर्मेशन। किसमें पैदा कर रहे हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पैदा कर रहे हैं। इसके अंदर बेटे इलास्टिक पहला पॉइंट देखना आप लोगों ने, ये उसी का हिस्सा है, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसको कहते हैं, ये देखिएगा, द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी, ability of a body to return its original shape, original form is called elasticity, is called elasticity। कि किसी मटेरियल की वो एबिलिटी जिससे मटेरियल दोबारा अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है, वो क्या कहलाती है, उसकी इलास्टिसिटी कहलाती है। अच्छा बेटे ये वैसे टॉपिक आपका केमिस्ट्री का है, मैं दोबारा जरूर बता देता हूँ, इंटर एटॉमिक और इंट्रा में क्या फर्क होता है। अगर तो एक मॉलिक्यूलों के एटम के दरमियान, मैं मिसाल देता हूँ, चलिए आपको इंट्रा की,
अगर बेटे NaCl है आपके पास, Na क्या होगा Cl, ये अगर समझ जाते हैं बच्चे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, दोबारा देख लें इसको। ये सोडियम है, ये कौन सा है क्लोरीन है, इनके दरमियान ये चार्ज पर कौन सा पॉजिटिव है, ये कौन सा है नेगेटिव। एक स्ट्रॉन्ग फोर्स इनको जोड़ा होता है, इंटर और इंट्रा फर्क देखिएगा। जो इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है दैट इज कॉल्ड इंट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्स। जो ये बॉन्ड, ये साइन किसको शो कर रहा है, ये बॉन्ड को, बॉन्ड बेसिकली एनर्जी होती है बेटे, याद रखिएगा। ये इनके दरमियान जो फोर्स होगी दैट इज कॉल्ड इंट्रा एटॉमिक मॉलिक्यूलर फोर्स है। लेकिन जब ये स्ट्रक्चर ग्रो कर गया था, जैसे मैंने पहले बनाया था इस तरह से, ये बेटे मैंने स्ट्रक्चर बना दिया था व्हाइट बोर्ड पे इस तरह से, ये हमारे पास यूनिट सेल रिपीट होना शुरू हो गए, तो इसके साथ इस तरह का स्ट्रक्चर बन गया, और फिर ये स्ट्रक्चर क्या कर गया, आपस में ग्रो कर गया है, इस तरह का हो गया ये नेक्स्ट इस तरह से, और ये चीज, और यहाँ पर कोई और आप फोल्ड करवाना चाहते हैं वो भी करवा सकते हैं, यहाँ लगा लेंगे यूनिट सेल, इधर से यहाँ पे ग्रो कर गया है। अब इनके दरमियान ये भी मॉलिक्यूल फर्ज करिए, ये भी मॉलिक्यूल फर्ज करिए, ये भी मॉलिक्यूल फर्ज करिए, जो इन मॉलिक्यूलों के दरमियान होगी दैट इज कॉल्ड इंटर एटॉमिक कोहेसिव फोर्स होती है। अब याद रह जाएगा, इंट्रा का मतलब एक मॉलिक्यूलों के अपने दरमियान, जो इसके दरमियान फोर्स होगी दैट इज कॉल्ड इंट्रा। और अगर एक NaCl है और इसके साथ कौन सा है ये वाला दूसरा NaCl है, इन दोनों के दरमियान जो फोर्स होगी वो कौन सी होगी, इंटर होती है बेटे। जो मॉलिक्यूल के दरमियान हो इंटर होती है, जो मॉलिक्यूल के एटम के दरमियान हो वो इंट्रा होती है, इसमें और कोई इशू नहीं है जी बेटा। एनर्जी स्टोर हो जाती है, जब दोबारा वापस आ जाएगा तो फिर वो स्टोर एनर्जी रिलीज हो जाती है, सिंपल सी बात है। जो ये एनर्जी स्टोर हो गई है इलास्टिक की फॉर्म में, जैसे किसी कहते हैं इलास्टिक लिमिट कहते हैं आप लोग, तो एनर्जी स्टोर होती है इसके। तो बेटा इलास्टिक का मतलब क्या होगा कि अगर आपने किसी बॉडी को स्ट्रेच किया था, लाइक दैट रबर की एग्जांपल ले लें आप, इस रबर को आपने स्ट्रेच किया था, इसमें एक इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब आप इसको छोड़ देते हैं, मटेरियल क्या कर लेता है, ओरिजिनल शेप गेन कर लेता है। इसी पॉइंट को या इसी सेंस को हम क्या कह देते हैं, इलास्टिक कहते हैं। कि अगर मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस को रिमूव कर दें, पहले हम स्ट्रेस लगाते हैं। स्ट्रेस क्या चीज होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया। क्या होता है वो, फोर्स पर यूनिट एरिया। जो फोर्स किसी एरिया पे लगाते हैं, जो उसकी लेंथ में चेंज कर रही होती है स्पेस के अंदर, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कह देते हैं। इस स्ट्रेस को रिमूव करें, बॉडी किस में आ जाएगी, ओरिजिनल शेप के अंदर। ये क्या कहलाती है, इसकी इलास्टिक कहलाती है। उसके बाद प्लास्टिक, इसके बाद डिफॉर्मेशन शुरू हो जाती है। फिलहाल इलास्टिक लिमिट इसको इलास्टिक इसको कहेंगे। आफ्टर रिमूविंग द स्ट्रेस, या अप्लाइड फोर्स भी कह सकते हैं, स्ट्रेस भी कह सकते हैं, लेकिन अप्लाइड फोर्स टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है। अगर इस पे अप्लाइड फोर्स को रिमूव करेंगे, बॉडी ओरिजिनल शेप में आ जाए, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी कहलाती है। तो ये हमारे पास होगा इस तरह से। अच्छा बेटा, इसके बाद देखिएगा आपने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने इसके अंदर। तो ये तो था आपके पास के वो एवरेज पोजीशन से जगह कैसे तब्दील करते हैं, ये कॉन्सेप्ट दिया मैंने। इंटर और इंट्रा के दरमियान फर्क वाज़ेह कर दिया आप लोगों को। नेक्स्ट बेटे आपने देखने इसके अंदर क्या होगा कि हमारे पास स्ट्रेस किसको कहते हैं, व्हाट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस किसको कहते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया which produces deformation in length